हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, चाहे रेलवे हो, डीआरडीओ, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता हो। तो आप इस चैनल पे बने रहे शुरू से लेकर अंत तक और स्किप ना करें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पिछले वीडियो को देखे नहीं तो प्ले में जाके आप हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं इस चैनल के। तो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। कोई एक चार्ज है, कोई एक निश्चित समय पे चार्ज का फ्लो होना या चार्ज के फ्लो के रेट्स को, दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो हम और अच्छे से समझने के लिए हम सर्किट डायग्राम को देखते हैं। वी एक बैटरी है जिसकी दो चार्जेज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। जब चार्ज को, बैटरी को एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर से जोड़ा जाता है तो चार्ज का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक फ्लो होने के रेट्स को हम इलेक्ट्रिक करंट्स या धारा का प्रवाह कहते हैं। तो इनकी फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि क्यू आवेश के व्यक्त समय होता है। इनकी एसआई यूनिट्स एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करेंट्स की एसआई यूनिट एम्पियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक बिंदु से एक सेकेंड में गुजरने वाला आवेश का मान एक कूलम हो तो विद्युत धारा का एक एम्पियर होगा, यानी कि एक सेकेंड्स में गुजरने वाला चार्ज एक कूलम हो तो इलेक्ट्रिक करंट्स एक एम्पियर होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट्स को अच्छे से समझ लिया, यानी कि इसकी फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। उनकी यूनिट्स है एम्पियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, धारा के प्रकार। धारा के कितने प्रकार होते हैं? धारा के दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा और दूसरा अल्टरनेटिव करंट, यानी कि एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट्स के प्रकार को हम अच्छे से समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को समझते हैं, एसी और डीसी का। डीसी करंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन पे फ्लो करती है, सीधी रेखा पे फ्लो करती है, प्रवाह होती है। और एसी करंट्स हमेशा अल्टरनेट करंट्स फ्लो करती है, यानी कि ये ऊपर नीचे के फॉर्म पे फ्लो करती है, यानी अल्टरनेटिव फ्लो करते हैं, जिगजैग फॉर्म पे। तो हमने ये दोनों काइंड को समझ लिया, एसी एंड डीसी दो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, यानी कि उन्होंने बताया फर्स्ट इक्वेशन पे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, यानी कि धारा के समानुपात विभवांतर है। उन्होंने इसे इक्वेशन फर्स्ट माना। एंड सेकेंड इक्वेशन में बताया कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, यानी कि धारा के विरुद्ध रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है। उन्होंने इसे सेकेंड इक्वेशन माना। दोनों के रिलेशन से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के रिलेशन से प्रोडक्ट होता है, प्राप्त होता है कि I इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि धारा के बराबर विभवांतर के विरुद्ध रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ का डिफाइन किया जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस करंट के अक्रॉस धारा को प्रवाह होने पे रोकती है। तो हम सर्किट डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। वी एक बैटरी है जिसके दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब चार्ज फ्लो करती है करंट में कन्वर्ट होके, तो ए
ए यानी कि एमीटर से गुजरती ए ये इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर करता है। तो एमीटर से गुजरने के बाद रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस करंट्स ये करंट्स को फ्लो होने पे रोकती है, यानी कि रेजिस्टेंस करंट्स के अक्रॉस चार्ज को फ्लो होने पे रोकती है, बाधा डालती है। और हमेशा अमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम पे जोड़ा जाता है। और ये वी यानी कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जोड़ा जाता है, यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब करंट्स दोनों मीडियम से होके निकलता है, यानी कि रेजिस्टेंस से भी होके निकलता है, तो ये जाके कुंजी में यानी कि एक स्विच में जाके स्टॉप हो जाता है। स्विच डिसाइड करता है कि करंट्स को फ्लो कराना है या उसे रोकना है। तो हमने इस सर्किट डायग्राम से समझा I इक्वल टू V/R, यानी करंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस करंट्स को फ्लो होने पे रोकती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ का ग्राफ। ग्राफिकल रूल से ओम्स लॉ हमेशा स्ट्रेट व लीनियर होता है। तो ये स्ट्रेट व लीनियर कैसे होता है? तो हम करंट्स और पोटेंशियल डिफरेंट यानी कि धारा और विभवांतर के परजेंट्स पे देखते हैं। करंट्स की यूनिट्स एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंट का यूनिट वोल्ट है, जो कि हमने पिछले क्लास में बहुत ही बेसिक तरीके से बताया। अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के पूरे क्लास को देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारे इस पिछले क्लास को देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ग्राफिकल ओम्स लॉ का। तो हम सपोज दैट हमने इलेक्ट्रिक करंट्स के जगह दो पाइप रखा, दोनों पाइप से वाटर सप्लाई करेंगे। हम दोनों पाइप से हम वाटर सप्लाई करेंगे। एक पाइप है और एक पाइप बी है। एक पाइप में नॉट एनी ट्रैक यानी कि बाधा करने के लिए ए पाइप में कोई भी ट्रैक दिया नहीं हुआ, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी नहीं है, जिस वजह से जब हम इस पे वाटर सप्लाई करेंगे, वाटर का प्रेशर डालेंगे, तो वाटर का इंक्रीजिंग दूसरे छोर पे होगा। तो उनका इंक्रीजिंग यानी कि सेम उनसे डिक्रीज से इंक्रीज फास्टली होगा। सेम उसी तरह से बी में अगर हम उस पर ट्रैकिंग देते हैं उस पाइप पे, यानी कोई भी पर्टिकुलर कोई बॉडी है उसके अंदर, तो जब हम वाटर सप्लाई करेंगे तो सेम डिक्रीज के बराबर इंक्रीज होगा वाटर। तो हम इसे सपोज पाइप के माध्यम से हमने समझा, तो अब हम इसे एक इलेक्ट्रिक वायर के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये एक मीडियम है इलेक्ट्रिक वायर का एक मीडियम है। तो इस इलेक्ट्रिक वायर में कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं है, इसके अंदर कोई ट्रैकिंग नहीं है जिससे धारा हमारा रुके। तो हम जब करंट्स को फ्लो कराते हैं तो करंट्स इंक्रीज होगा, तो अगर हम एक यूनिट डालेंगे तो प्रेशर डबल हो के वह 2 यूनिट हो जाएगा। अगर हम बी में देखते हैं, अगर हम इस पे एक यूनिट्स अगर हम करंट डालते हैं तो इंक्रीज 1 ही होगा। तो हम इनके टेबल को समझते हैं, टेबल का कंडीशन को। अगर हम वोल्टेज का 0 यूनिट डालेंगे तो हमारा करंट 1 यूनिट्स आएगा। अगर 1 डालें तो 2 आएगा, अगर 2 डालें तो 4 आएगा, अगर 3 डालें तो 6 आएगा। यानी प्रेशर डबल हो जाता है, यानी करंट्स को डबल हो जाएगा। अगर
हम वाटर पाइप के सिस्टम से चले तो हमारा प्रेशर डबल हो जाएगा। अगर करंट के हिसाब से चले, एक वायर के हिसाब से चले, तो करंट का यूनिट डबल हो जाएगा। उसी तरह से बी पॉइंट पे हम देखते हैं, बी पॉइंट में क्योंकि वो रेजिस्टेंस एक समान लेते हैं, बी में ये छोटा छोटा डॉटेड जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर पार्ट ना हो के ये एक रेजिस्टेंस है जो करंट्स के एक्रॉस धारा को प्रवाह होने पे रोक रहा है। तो हमारा रिजल्टेंट्स आएगा, अगर हम 1 यूनिट्स करंट डालेंगे तो हमारा आउटपुट होगा 1 ही होगा। और इसमें ए वाले वायर पे अगर हम इसमें 1 यूनिट डालें तो हमारा आउटपुट 2 यूनिट्स आएगा। तो हम बी का टेबल देखते हैं। अगर हम 0 डालते हैं, 0 यूनिट्स वोल्टेज डालते हैं तो हमारा करंट 0 होगा। अगर 1 यूनिट डालेंगे तो हमारा करंट 1 होगा। अगर 2 यूनिट डालें तो हमारा करंट 2 होगा। अगर 3 यूनिट डालें तो हमारा करंट भी 3 होगा। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो हमारे करंट्स और पोटेंशियल डिफरेंट के प्रेजेंस पे हमारा दोनों का दोनों ग्राफ लीनियर होगा, स्ट्रेट होगा। ए का और बी का दोनों का लीनियर होगा। तो हमने ओम्स लॉ को अच्छे से समझ लिया। तो मेन इन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बेस पे पोटेंशियल डिफरेंट के बेस पे करेंट्स के बेस में ओम्स लॉ को डिफाइन करना नामुमकिन है। तो हमने ओम्स लॉ को अच्छे से समझ लिया। अब हम इन पे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। जब हम करेंट्स को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। अगर हम करेंट्स को डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा। और हमारा R रेजिस्टेंस है, R हमारा नियतांक है। तो हमने ओम्स लॉ को अच्छे से समझ लिया, क्लियर हो गया। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो चाहे वो न्यूमेरिकल हो या तो वो 1 लाइनर क्वेश्चंस हो, हम इजीली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पे सॉल्व कर लेंगे। तो आज का बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम और इससे बेहतर कुछ और टॉपिक पे हम क्लास करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेट से हमारा क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो। लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे।